नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने जो इटली में फांसीवाद था तो उसी से संबंधित एक लेक्चर देख चुके थे और दूसरे लेक्चर में इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो चीज़ें हैं, जैसे इटली में फांसीवाद की उत्पत्ति और सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। अब आज की डेट में हम लोग जो सिंडिकेट व्यवस्था थी और अन्य चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए, फांसीवाद वर्ग संघर्ष का विरोधी था। यह सिंडिकेट व्यवस्था इसने क्या किया, इसीलिए उसने उद्योगों एवं मजदूरों के समन्वय पर जोर दिया। ठीक है, कि कहने का मतलब है जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी और जो लोग जो लोग थे, जो मज़दूर थे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके, समन्वय हो सके, सहयोग कर सके एक दूसरे से, इस पर जोर दिया गया। इस संबंध यह जो समन्वय था, इसका तरीका था उसने उद्योगपतियों के एक सिंडिकेट अर्थात संघ, ठीक है, एक मतलब ग्रुप या संघ कह सकते हैं, एवं मजदूरों के एक सिंडिकेट के रूप में निर्माण किया। इन सिंडिकेट या संघों के माध्यम से दोनों वर्गों की समस्याओं एवं विवाद, जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो मजदूर हैं, ठीक है, दोनों की समस्याओं को आपस में सुलझाने का प्रयास किया गया और इस समझौते के आधार पर ही यह चीज़ें संभव हो पाई। सिंडिकेट व्यवस्था के आधार पर इसके प्रभाव न सिर्फ दोनों वर्गों के हितों की रक्षा कर सके, वरन औद्योगिक उत्पादन भी चलता रहा। भाई सीधी सी बात है, अगर एक उद्योगपति है और एक मजदूर है, दोनों के बीच अगर अच्छी चीज़ें नहीं चलेंगी, एक सहयोग आधारित चीज़ें नहीं चलेंगी, तो इससे क्या होगा, दोनों में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो, रिलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है मालिक और जो कर्मचारी है उसके बीच में। और क्या हुआ कि जैसे इसी व्यवस्था के तहत जो मजदूर थे, मजदूर सुधार के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए गए। ठीक है, देखिए, सांस्कृतिक विकास की बात कर लेते हैं। इटली में जो चीज़ें चली उनके संबंधित देख लेते हैं। शिक्षा संबंधी सुधार, तो फांसीवाद सरकार ने नए शिक्षा संस्थान आरंभ किए। इन संस्थानों में सैन्य शिक्षा पर जोर दिया गया। देखिए, शिक्षा में भी सैन्य शिक्षा को इन्होंने आधार बनाया और इस पर जोर दिया। शिक्षा पाठ्यक्रम में लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद आदि की जगह फासिस्टवाद की शिक्षा दी गई। ठीक है, धर्म संबंधी सुधार कौन कौन से हुए? 1870 में इटली के एकीकरण के समय रोम में अधिकार कर लिया गया जाता है और पोप ने रुष्ट होकर इटली की सरकार से अपना संबंध विच्छेद, मतलब अलग कर लेते हैं अपने आप को। और ये समस्या जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई होती है, क्योंकि पोप जो है कैथोलिक धर्मगुरु रहते हैं। मुसोलिनी ने पोप से 1929 में लेटरन समझौता किया। ठीक है, इस समझौते की राजनीतिक संधि के तहत पोप को रोम से अधिकार जो है समाप्त हो गया। ठीक है, और रोम को इटली की राजधानी स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है पोप को अलग कर दिया गया, उनके अधिकार क्षेत्र को ख़त्म कर दिया गया। पोप को पूर्ण संप्रभुता के साथ अंतर्गत वेटिकन सिटी प्रदान कर दी गई, कि मतलब उनको रोम से हटाकर वेटिकन सिटी, केवल एक छोटी सी जगह उनको दे दी गई उसे। और यहाँ से उसे राजदूत आदान प्रदान, पृथक मुद्रा, डाक आदि व्यवस्था का ये अधिकार इनको दिए जाते हैं। ठीक है, धार्मिक समझौते के तहत कैथोलिक धर्म को इटली का राजधर्म स्वीकार किया गया। पादरियों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा। आर्थिक समझौते के अंतर्गत एकीकरण के समय चर्च की जब्ती भी, चर्च की जो संपत्ति थी, ठीक है, तो जब्त की हुई संपत्ति के बदले पोप को क्षतिपूर्ति भी दी गई। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती है कि पोप की जो हानि हुई होती है तो उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। अब देखिए, इटली में फांसीवाद को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जर्मनी में नाजीवाद को देखेंगे। देखिए, सामान्य संदर्भों में अगर हम लोग बात करते हैं
तो पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। देखिए सामान्य संदर्भों में जर्मनी के हिटलर के रूप में नाजीवाद के उदय को प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों के संदर्भ में भी देखा जाता है। ठीक है, नाजीवाद के उदय के पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे 1914 से पूर्व जर्मन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, ये जो विद्यमान रहते हैं तत्व। ठीक है, 1871 में जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जर्मनी में एक सामंती व्यवस्था को अभिव्यक्त करता था, परंतु एकीकरण के पश्चात क्या होता है कि जर्मनी को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से इस प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा निर्देशित करता है। जर्मनी जो रहता है, जर्मनी खनिज संसाधनों से परिपूर्ण रहता है और इसी कारण यहाँ जल्द ही औद्योगिक विकास एक गति को प्राप्त कर लेता है। 1920 दशक आते आते हिटलर ने जर्मन जाति की अंतर्निहित भावना को तत्कालिक परिस्थितियों के साथ कुशलतापूर्वक संमिश्रित करके स्वयं को जर्मन राजनीतिक केंद्र में स्थापित करता है। कि हिटलर क्या कहता है कि जो जर्मनी की जाति है, ठीक है, तो वह सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ऐसी भावनाएं लोगों के मन में डाली जाती हैं। जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना डाली जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए नाजीवाद के उदय के कारण जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय होता है तो उसके कारण देख लेते हैं। देखिए 1914 में प्रारंभ हुआ आपका प्रथम विश्व युद्ध आपका आरंभ होता है। ठीक है, और जर्मनी जो है साम्राज्य विस्तार की इच्छा से शामिल हुआ होता है। वह इसमें असफल तो हुआ ही, साथ ही साथ उसे युद्ध के दौरान जान माल की हानि भी उठानी पड़ी। भाई देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जर्मनी रहता है, जर्मनी हर तरीके से उसके साथ बहुत सारी हानियां हैं और संधियां हैं, अपमानजनक संधियां हैं, उनको भी थोपा जाता है। जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके समाप्ति पर, युद्ध की समाप्ति पर पेरिस सम्मेलन के दौरान जर्मनी के साथ वर्साय की अपमानजनक संधि होती है। अब जर्मनवासी एक ऐसे नेता की तलाश कर रहे होते हैं जो अपमान को धोकर जर्मनी के राष्ट्रीय गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। 1920 के दशक आते आते क्या होता है, हिटलर के रूप में उन्हें ऐसा व्यक्ति मिल चुका होता है जिसने अपने हर भाषण में वर्साय की संधि की आलोचना करते हुए शस्त्र उठाने की, मतलब हथियार उठाने की बात करता है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या आती है कि वास्तव में जो वर्साय की संधि के पश्चात ऐसी परिस्थितियां उपजी जिन्होंने आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद के उभार के कारण उनके विरोधियों का एकजुट होना, यहूदियों को तो बहुत बड़ी संख्या में मारा गया था, यहूदी विरोध की भावना का व्यापक रूप से प्रसारित करना, और यह कार्य हिटलर के द्वारा किया जाता है अच्छे तरीके से, जिन्होंने संयोजित होकर नाजीवाद की स्थापना में योगदान करते हैं। अब देखिए राजनीतिक संकट की बात कर लेते हैं। कौन से राजनीतिक? देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी से राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है, इसके स्थान पर गणतंत्र की स्थापना होती है। राजतंत्र विरोधी विद्रोह के परिणाम स्वरूप जर्मन एक सम्राट रहते हैं, सम्राट कैसर को सिंहासन त्यागना पड़ता है और एवर्ट के नेतृत्व में जर्मन गणराज्य की घोषणा की गई होती है। जर्मनी में इस समय दो प्रतिनिधि सभाएं होती हैं, रेस्टाग और रेस्टार्ट। ठीक है, रेस्टाग जो होती है, रेस्टाग का अधिवेशन एवर्ट ने वाइमर में बुलाया होता है और इसके साथ ही एवर्ट द्वारा स्थापित गणतंत्र जो रहता है वाइमर गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। 1919 से लेकर 1933 के प्रारंभ तक इस गणतंत्र व्यवस्था को समय समय पर राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जर्मनी को प्रारंभ में हर्जाने की एक बड़ी राशि मित्र राष्ट्रों को देनी पड़ती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब तत्पश्चात क्या होता है, 1929 में आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी में अव्यवस्था फैल जाती है और कई प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य, वैदेशिक संकट एक साथ आ जाते हैं। वास्तव में हिटलर का उदय ही इसी आर्थिक संकट के परिप्रेक्ष्य में होता है। जब भी आर्थिक संकट रहता है नाजी दल का जनाधार बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां भाई अपने आप को मसीहा के तौर पर दिखाता है हिटलर। इन सब के अतिरिक्त क्या होता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जो वैचारिक मतभेद होते हैं उनके कारण भी वाइमर गणतंत्र रहता है जर्मनी में असफल रहा होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो योगदान देती हैं।
अब देखिए आर्थिक संकट की बात कर लेते हैं। देखिए युद्धकालीन आवश्यकताओं की समाप्ति के कारण उद्योग बंद हुए होते हैं, बेकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है बहुत कम हो गई होती है, क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा घट चुकी होती है, उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ऊपर से जर्मनी पर वर्साई की संधि के कारण युद्ध का हर्जाने के रूप में भारी भरकम राशि देनी पड़ती है, क्षेत्र देने पड़ते हैं। 1919 से 21 तक दबाव बनाकर यह हर्जाना वसूला जाता है। 1922 में फ्रांस ने रूर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया होता है। ठीक है, 1924 में अमेरिकी डावास योजना के तहत रूर क्षेत्र को जर्मनी को वापस कर दिया जाता है, लेकिन साथ में अमेरिकी ऋण भी जर्मनी को उस उच्च ब्याज दर पर प्राप्त हुआ होता है। इस उच्च ब्याज पर ऋण से जर्मनी में आर्थिक सुधार भी होते हैं, लेकिन 1929 में जब अमेरिका से आर्थिक मंदी का आरंभ होता है तो जर्मनी को ऋण यह मिलना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नाजीवाद को उभारने का यह बहुत बड़ा मौका मिल जाता है और 1930 के चुनाव में उसे नाजीवाद की पार्टी रहती है, उसको अच्छी सफलता मिलती है। देखिए आर्थिक मंदी की स्थिति में क्या होता है, जर्मनी मुद्रा जो रहती है मार्क का विनिमय दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, 1920 के दशक विभिन्न रूपों में जर्मनी की अर्थव्यवस्था बदहाल हो चुकी होती। नाजीवादी पार्टी ने इस बदहाली अवस्था को चुनावी मुद्दा बनाते हैं और आगे चलकर इसे व्यापक सफलता भी प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगली घटना क्या आती है, देखिए सामाजिक संकट। देखिए जर्मनी की जहाँ तक बात की जाती है तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में राष्ट्रवादियों और समाजवादियों के बीच में युद्ध शामिल होने को लेकर एक वैचारिक संघर्ष भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई युद्ध में शामिल होना है, कुछ लोग नहीं शामिल होना चाहते। तो समाजवादी क्या बोलते हैं, युद्ध में शामिल होने का विरोध करते हैं। आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी में समाजवाद विचारधारा का विकास हुआ था, लेकिन एक तरफ समाजवादियों का महत्व बढ़ा तो दूसरी तरफ होता है साम्यवाद विरोधी पूंजीपति, जमींदार, स्वतंत्र किसान, युवा, अवकाश प्राप्त सैनिक, ये साथ एकजुट हो जाते हैं और इन्होंने नाजीवादी पार्टी को समर्थन दिया होता है जो साम्यवाद का कट्टर विरोधी माना जाता है। ठीक है, जर्मनी में जो सामाजिक तनाव है वो यहूदी विरोधी भावना के कारण उत्पन्न हुआ होता है। ठीक है, कि यहूदियों को बहुत बड़ी मात्रा में मारा भी जाता है। ठीक है, और जर्मन वासियों का प्रारंभ से ही यहूदियों से मतभेद रहता है कि जो जर्मन रहते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, अपनी नस्ल को श्रेष्ठ बताते हैं। अल्पसंख्यक होते हुए भी यहूदी वैभवशाली वर्ग होते हैं और इनकी जर्मन अर्थव्यवस्था पे पकड़ के कारण जर्मन जनता उन्हें अपना शोषक समझती थी। ठीक है, हिटलर ने जनता की इस यहूदी विरोधी भावना का लाभ उठाया, इन्हें देश से बाहर निकालकर बेकार लोगों को यहूदियों के प्रतिष्ठानों को देने की बात की और वस्तुतः हिटलर रहता है, हिटलर ने यहूदी विरोध के आधार पर जर्मन राष्ट्रवाद और जर्मन जातिवाद को उत्तेजित करते हैं। इसके प्रभाव स्वरूप हिटलर को अपने दल के लिए व्यापक समर्थन भी मिलता है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या आती है दोस्तों, ये कुछ कारण थे हिटलर जर्मनी में जो चीज़ें चली थी। ठीक है, जर्मनी में जो नाजीवाद है उसके कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी अच्छे तरीके से चीज़ों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो राजनीतिक संकट, सामाजिक संकट और किस तरीके से भूमिका रही नाजीवाद के उदय में और हिटलर ने किस तरीके से इस चीज़ों को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अगले लेक्चर में हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।